नमस्कार, ये है देश की बात। मैं हूं नगमा। बीजेपी की प्रवक्ता रह चुकी नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी के बाद बीजेपी ने इन्हें पार्टी से सस्पेंड तो कर दिया है और ये भी बयान दिया है कि बीजेपी नूपुर शर्मा के बयानों से सहमत नहीं है। ये पार्टी की लाइन नहीं है। बीजेपी सर्वधर्म सम्मान में विश्वास करती है, लेकिन ये मामला अंतर्राष्ट्रीय बन गया है और ये तूल पकड़ रहा है, क्योंकि एक एक करके भारत में हुए इस बयानबाजी को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अरब देश से। इस्लामिक देशों के सुर आक्रामक हो रहे हैं और कई देशों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कतर ने क्या कहा। कतर का कहना है कि दुनिया भर में 2 अरब मुस्लिम हैं जो कि पैगंबर मोहम्मद के मार्गदर्शन पे चलते हैं। इस तरह के धार्मिक घृणा भड़काने वाले या अपमानजनक बयान दुनिया भर के मुसलमानों का अपमान है। कतर सभी धर्मों और राष्ट्रीयताओं के लिए सहिष्णुता, सह अस्तित्व यानी कोएग्जिस्टेंस और सम्मान के मूल्यों को मानता है। तो ये कतर ने कहा, जिसके ऊपर भारत ने ये जवाब दिया है कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के प्रवक्ता का बयान भारत सरकार के विचार को नहीं दर्शाता है। भारत सरकार संविधान के मूल्यों पर चलती है। भारत एकता में विश्वास रखता है। अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। और दूसरे देशों से भी भारत के लिए में हुए इस घटना पे प्रतिक्रिया आ रही है। अब कुवैत सरकार ने कहा कि इस तरह के विवादित बयानों की हम निंदा करते हैं। कुवैत का ये बयान आया है और उसके ऊपर भारत का ये जवाब है कि विवादित टिप्पणी भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाती है। तो भारत सरकार यही सफाई दे रही है कि ये सरकार के विचार नहीं है। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC जो है, उसमें 57 देश शामिल हैं। उन्होंने भी इसकी आलोचना की है और इनकी सख्त टिप्पणी आई है। भारत की सत्ताधारी पार्टी से जुड़े एक शख्स के विवादास्पद बयान की हम कड़ी आलोचना करते हैं। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज जो है, उसने कहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज इस्लामिक सहयोग संगठन की सख्त टिप्पणी है। कहा है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने वालों और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इन सब बयानों को देखकर और प्रतिक्रियाओं को देखकर और भारत सरकार ने जो कार्रवाई की है, सवाल ये भी है कि क्या ये कार्रवाई देर से की गई है और आखिर इस कार्रवाई के लिए, जैसा कि विपक्ष कह रहा है और आरोप लगा रहा है कि क्या जो बाहर से दबाव आया है उस वजह से अब ये कार्रवाई हुई है। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम देखते हैं एक रिपोर्ट उमाशंकर सिंह की। कल तक तमाम मंचों से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष रखने वाली नूपुर शर्मा अब 6 साल के लिए पार्टी से बाहर हैं। एक और बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल को भी बीजेपी ने निकाल दिया है। इन पर यह कार्रवाई तब की गई जब पैगंबर को लेकर इनकी टिप्पणियों पर सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देशों ने भी सख्त ऐतराज किया है। इनमें से कई देशों में भारत के राजदूतों को बुलाकर इन बयानों पर नाराजगी जताई गई। और तो और 57 देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कहा, भारत की सत्ताधारी पार्टी से जुड़े एक शख्स के विवादास्पद बयान की हम कड़ी आलोचना करते हैं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने वालों और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। भारत ने अचानक आए इस संकट का कई मोर्चों पर सामना किया। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं पर फौरन कार्रवाई की। अलग अलग सरकारों को यह बताया गया कि यह बयान भारत सरकार के किसी शख्स का नहीं है और भारत ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के रुख पर ऐतराज भी किया। विदेश मंत्रालय ने इस टिप्पणी को खारिज किया, कहा कि यह गैर जरूरी और संकीर्ण सोच वाली टिप्पणी है। भारत सरकार सभी धर्मों को सम्मान देती है। OIC सचिवालय ने फिर भ्रामक और शरारती टिप्पणी की। इसमें शरारती तत्वों का विभाजनकारी एजेंडा दिखता है। वे किसी भी रूप में भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। विवादित टिप्पणियों को लेकर कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। वैसे भारत सरकार की एक कार्रवाई पर कई देशों ने संतोष जताया है, लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि ऐसी नौबत क्यों आई। सरकार ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं FIR रजिस्टर कराने के, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए।
मगर आप अब एक्शन किस पे लेते? कानपुर पे एक्शन लेते जहां पर 34 मुसलमानों एनएसए लग गया, और आपकी स्पोक्स पर्सन आराम से अपने घर में बैठी है, कोई उन पर एक्शन नहीं लेगा। अगर आज कोई फेसबुक पोस्ट पर या ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बक दे तो 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। कि देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई अनाप शनाप बकेगा और प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकेगा तो आप एक्शन नहीं लेंगे, देश के प्रधानमंत्री पे लेंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट माना जा सकता है? कतर में भारतीय दूतावास का बयान तो यही कहता है। वैसे खुद बीजेपी ने दावा किया है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी पर नाराजगी तो 26 मई से ही शुरू हो गई थी, जिस दिन ये टीवी शो हुआ था। लेकिन नाराजगी घरेलू थी, शायद इस वजह से सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लिहाजा शह नवीन कुमार जैसे बीजेपी नेता को भी मिली और वे आपत्तिजनक ट्वीट करने लगे। मामले ने जब अंतर्राष्ट्रीय रंग ले लिया तब जाकर इन पर कार्रवाई का ऐलान किया गया। लेकिन अब भी ये सवाल है कि धार्मिक उन्माद फैलाने और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली इस करतूत के लिए पार्टी से निलंबन या निष्कासन ही पर्याप्त सजा है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत जो कि हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं, राजदूत रह चुके हैं यूएई में और इसके अलावा इजिप्ट में, एम्बेसडर नवदीप सूरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद एम्बेसडर नवदीप सूरी समय देने के लिए। इस मामले ने जैसा अंतर्राष्ट्रीय रूप अख्तियार किया है और जितनी भारत की फजीहत हुई, क्योंकि भारत सरकार को सफाई देनी पड़ रही है बार बार। आप ओआईसी का बयान देखें, कतर है, बहरीन है, कुवैत है। आपको क्या लगता है, आप कुछ अरब देशों में हमारे राजदूत रह चुके हैं, कि अरब देशों और भारत के संबंध पे इसका कैसा असर पड़ता है? देखिए, ओआईसी की जो स्टेटमेंट है उसको तो मैं कुछ ज्यादा वजन नहीं दूंगा। उनका काम है ऐसे बोलना, वो कहते रहते हैं और हम भी उसके ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन जहां तक मसला है कतर का, कुवैत का, बहरीन का, सऊदी अरब का, ईरान का, ये एक अलग कैटेगरी में आता है। मुझे इस चीज का दुख है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद, जब से ये मोदी साहब पावर में आए, इन्होंने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत की और हमारे अगर आज के दिन में बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं यूएई के साथ या सऊदी अरेबिया के साथ, तो इसका बहुत सारा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री को और उनकी डिप्लोमेटिक टीम को, जिन्होंने एक बदलाव लाए जो इन देशों के साथ हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं। आज उसी प्रधानमंत्री का काम उसी के दल के लोग अंडरमाइन कर रहे हैं और हमारे राजदूतों को बुलाया जा रहा है कि एक्सप्लेनेशन दी जाए, उनको क्रिटिसिज्म सुननी पड़ रही है, उनको बोला जा रहा है कि एक पब्लिक अपॉलॉजी हो जिन लोगों ने ऐसा किया उनके जरिए। तो मुझे इस चीज का दुख है कि क्योंकि मैंने खुद यूएई में 3 साल काम किया एज एम्बेसडर, कि एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप बन रही थी। हमने देखा कि किस तरह हमने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट साइड पर कर दिया उन कंट्रीज में से, किस तरह हमारी ट्रेड बढ़ रही है, किस तरह हमारे पेट्रोलियम सेक्टर की कोऑपरेशन बढ़ रही है, किस तरह उन देशों से इन्वेस्टमेंट आ रही है भारत में खरबों डॉलर की, किस तरह हमारे 80 लाख इंडियंस उन देशों में इज्जत से रह रहे हैं। तो आज जब ये लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स करते हैं, वो भी पैगंबर के खिलाफ, समझते नहीं है कि इसका क्या असर होगा हमारी रिलेशनशिप के ऊपर, हमारे भारतीय नागरिकों के ऊपर जो उन देशों में रहते हैं। समझते नहीं है कि हमें हर साल $50 बिलियन गल्फ कंट्री से रेमिटेंस आती है। तो इस तरह के बयान देना मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि पार्टी ने एक्शन लिया। पर एम्बेसडर सूरी, आपको लगता है कि पार्टी ने एक्शन तो लिया है, लेकिन ये देर से लिया गया? 10 दिन गुजर चुके थे। जब गल्फ कंट्री से प्रतिक्रियाएं आने लगी तो एक
कदम तो उठाया गया पर देर से उठाया गया, क्योंकि इसको इतना इंटरनेशनल फोकस में ये आ गया। और जैसा आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने रिश्ते सुधारने के लिए काफी कदम उठाए थे, बड़ा रोबस्ट और अप स्विंग पे है हमारा रिलेशन जो गल्फ कंट्रीज के साथ है, सऊदी अरब के साथ है। लेकिन इस समय इस तरह की बयानों से, जो टीवी पे बयानबाजी होती है, उससे एक झटका लगा है। और अब ये मांग हो रही है कि सिर्फ ये पार्टी से निष्कासित करना ही काफी नहीं है, गिरफ्तारी हो और ये तमाम चीजें। तो आपको लगता है कि कुछ भारत सरकार की तरफ से और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, दबाव है और चूंकि फोकस है इस मुद्दे पर? मेरे हिसाब से हमारे जो मित्र हैं अरब देशों में, खास करके खलीज में, वो बहुत ध्यान से देखेंगे अगले कुछ सप्ताह में क्या होता है जी। देखेंगे कि किस तरह से हम बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मसला केवल एक नुपुर शर्मा का या नवीन जिंदल का नहीं है। बिल्कुल। और भी कई ऑफिशियल और अनऑफिशियल प्रवक्ता जो हैं पार्टी के, वो कुछ ना कुछ इस तरह के बयान देते ही रहते हैं जी। जिसके और आज हम, और शायद ये लोग समझते नहीं है कि हम एक वाकई इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, जहां चाहे हम कोई बात ऋषिकेश में या हरिद्वार में या बैंगलोर में डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए करें, अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए करें, लेकिन उसका एक असर जो पड़ता है वो सारी दुनिया में पड़ता है। और आज के दिन एक बार आपने कह दी तो वो डिलीट नहीं कर सकते, उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। है, वो टीवी पे है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते, ऑन रिकॉर्ड है। और मैं सोचता हूं कि अभी भी लोगों को इस चीज की समझ नहीं है कि जो उनके शब्द हैं उनका किस तरह से असर होता है। और मुझे इस चीज का एक्चुअली दुख है कि हमारे डिप्लोमैट्स जी, हमारे जो राजदूत हैं आज के दिन में कतर में या कुवैत में या सऊदी में, उनका असली काम क्या था? असली काम था उन देशों से भारत में निवेश लाएं जी, उनके सवरेन वेल्थ फंड्स जो है उनसे बात की जाए, उनकी जो बड़ी तेल की कंपनियां हैं, आज के दिन तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो किस तरह से उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाए जाएं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। किस तरह जो भारतीय नागरिक हैं वो आराम से रह पाए, इज्जत से रह पाए, किस तरह उनको सहूलतें दी जाएं, तो भारत का इमेज किस तरह बढ़ाया जाए। लेकिन बजाय कि हम वो काम करें, आज हम किस काम में लग गए हैं? डैमेज कंट्रोल में। डैमेज कंट्रोल। और यही है कि इस समय भारत सरकार को सफाई देनी पड़ रही है और ये अफसोस की बात है कि छवि खराब होती है। और ये ध्यान में रखना जरूरी है कि इन गल्फ के मुल्कों से, खाड़ी देशों से कितना बड़ा रेमिटेंस आता है, कि लाखों भारतीय वहां पर काम करते हैं और इस तरह के बयानबाजी से उन वहां पर रह रहे भारतीयों को नुकसान पहुंचता है, भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है। शुक्रिया आपका एम्बेसडर नवदीप सूरी हमसे बात करने के लिए। और इस वक्त इसी मुद्दे पर आगे हम चर्चा बढ़ाएंगे। इसके ऊपर काफी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, शुक्रिया आपका, आपने इसके ऊपर अपने बयान दिए हैं। मैं अब आपसे ये समझना चाहती हूं कि नूपुर शर्मा ने जो बयान दिए उसके ऊपर बीजेपी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया। आपको लगता है ये कार्रवाई आप काफी मानते हैं कि उनको सजा मिली इसकी? नहीं, बिल्कुल, ये तो आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। देखिए, 10 दिन के बाद टाइम्स नाउ के उस प्राइम टाइम प्रोग्राम में उन्होंने शनाब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात करामी को इंसल्ट करने की कोशिश की, और 10 दिन के बाद सरकार जागती है, तो इसमें इनकी नेक नियति नहीं है। ये गल्फ कंट्रीज में जो उनके मुल्क में सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया, तो साथ ही जब प्रधानमंत्री को मालूम हो गया कि वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट लेन में ही कतर की सरकार ने उनसे कहा कि आपका बैंक्वेट नहीं हो सकता, और जब वो कतर को पहुंचते हैं दोहा को, वहां पर वहीं की सरकार ने वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी में हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाते हैं और डिमार्चे देते हैं। तो उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में गया। मुझे अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों की तकलीफ, उनका डिमांड उनको सुनने की आदत नहीं है। हम 10 दिन से कह रहे हैं, मैंने अपनी स्पीच में भिवंडी में कहा, मगर जब दूसरे गल्फ कंट्रीज में हुआ तो फौरन वो एक दिखावे के लिए उसको सस्पेंड किया गया। बस अगर सस्पेंड आप कर रहे हैं तो फिर केस बुक करिए ना। अगर कोई पोस्ट प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप लिख देता है तो
24 घंटे में उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। यहां पर तो खुली तरीके से इस तरह की वाहियात बातें कही गई हैं, तो मैं बिल्कुल इसको काफी नहीं मानता हूं, बल्कि ये तो सिर्फ एक ड्रामा इनाक्ट किया गया है बीजेपी सरकार की तरफ से। कि सिर्फ ये एक ड्रामा है बीजेपी सरकार की तरफ से, पर कार्रवाई की तो गई और जिस तरह के बयान आते रहे पहले और कार्रवाई नहीं हुई, उसमें पार्टी ने अब इन्हें सस्पेंड किया है। तो आपको नहीं लगता कि कम से कम इस बात की तारीफ होनी चाहिए, ये काबिले तारीफ है, सराहनीय है और तमाम लोगों को अपने पार्टी से ऊपर उठ के इसकी तारीफ करनी चाहिए? तारीफ उस वक्त होगी जब आप कानून का इस्तेमाल करेंगे। आप कानून का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप कानून का इस्तेमाल सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे में कोई फेसबुक पर, ट्विटर पर लिख दे तो केस बुक हो जाएगा। केरला में लिख दे तो वहां पर केस बुक पे अरेस्ट हो जाएगा। आखिर क्या वजह है कि केस क्यों नहीं बुक किया जाता? जब कानून बनाए हम लोग 295 आईपीसी सेक्शन है, 153 है, बी है, आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जब आप खुद उनको सस्पेंड कर रहे हैं कि पार्टी लाइन से कॉन्ट्री उन्होंने बात किया। और फिर तीसरी अहम बात यह है कि हमारे दोहा के एम्बेसडर कहते हैं कि फ्रेंच एलिमेंट, भाई ये तो चाइना के सीपीपी में ये होता है कि जो चाइना का डिप्लोमेट होता है वो सीपीपी पार्टी का एक मेंबर होता है। ये कब से मेंबर बन गए बीजेपी के? एक नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उसको आप फ्रेंच कहते हैं? क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग? आप एक्शन लीजिए, अरेस्ट करिए उनको, ताकि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई इस तरह के अनाप शनाप गुफ्तगू ना करे। और एक बात आप देखने वालों को याद दिलाना चाहता हूं कि टाइम्स नाउ के प्रोग्राम से 2 दिन पहले उन्होंने न्यूज 24 के मानक गुप्ता के प्रोग्राम में इसी तरह की बकवास के नाम शनाब बका प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। केस बुक करिए, कानून सबके लिए बराबर है। तो आप इसको बीजेपी खुद बचा रही है। और जिसको सस्पेंड किया गया वो तो वीडियो शेयर करके कहती हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो मिनिस्टर हो या महाराष्ट्र के एक चीफ मिनिस्टर हो, सब उनसे बात किए, उनको हिम्मत दिलाया। तो कौन रुकेगा? और बीजेपी से यही चाहती है कि देश में नफरत का माहौल चलता रहे, और प्रधानमंत्री जब बाहर जाएंगे तो मोहब्बत की बात करेंगे, देश में संविधान के खिलाफ बात होगी, और प्रधानमंत्री बाहर जाएंगे तो संविधान की तारीफ करेंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मुझे डर इस बात का है कि हमारे 34 लाख इंडियंस यूएई में है, सऊदी अरब में 25 लाख है, कुवैत में 10 लाख है, ओमान में 7.5 लाख है, कतर में 7.5 लाख है, नेपाल में है, बहरेन में है। अरे आज आप देखिए मैडम, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है कि सऊदी अरब जो है $2 से $6 पेट्रोल की कीमत बढ़ा दिया है भारत के लिए। हम ऑयल खरीद रहे हैं, ऑयल खरीदेंगे, अमेरिका पे नहीं बढ़ाता है। अबे कौन सी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी आपकी, कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? तो बोलते हैं कि इंडिया इंटरनल मैटर है ये जी। तो ये पूरी फॉरेन पॉलिसी की कमजोरी है, और ये इसकी जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री है। अगर वो एक्शन ले लेते, जब हम कह रहे थे ना कानपुर का दंगा होता, आप देखिए कानपुर में जो पतरंबाजी हुई, आप फोटो शेयर कर देते हैं 40 बच्चों की, और उन पे एनएसए लगाते हैं। इन पर क्या लगाएंगे फिर आप? इनको क्यों इतनी नाजो नजाकत से इनको रखा जा रहा है, स्पोक्स पर्सन को? जी, लेकिन ओवैसी साहब, आप एक बात बताइए कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जो बातें की गई वो गलत हैं, उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नूपुर शर्मा ने अपनी तरफ से एक सफाई दी है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि टीवी डिबेट्स पे भगवान शिव का लगातार अनादर किया जा रहा था, शिवलिंग का मजाक बनाया जा रहा था, तो उन्हें भी गुस्सा आया और इसलिए उनके मुंह से ये बात निकल गई। तो ये भी सही नहीं है, इसकी भी आलोचना होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर टीवी डिबेट्स पे मजाक बनाया जाता है, शिवलिंग का मजाक बनाया जाता है या किसी के भी धर्म का मजाक बनाया जाता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। नहीं, अगर ये हो रहा था तो उनका ये काम था कि फौरन वो स्क्रीनशॉट लेती, और चाहे वो ट्विटर पर हो या फेसबुक पर हो, जो भी हो, आप कंप्लेन कर, जैसे हमने किया उनके खिलाफ कंप्लेन। बल्कि उनको जो धमकी दिया था एक शख्स हैदराबाद में, उसके खिलाफ भी कंप्लेन हुआ और वो अरेस्ट हुआ आदमी। आप कानून को हाथ में क्यों आप कंप्लेन करते ना? आप कंप्लेन नहीं कर, आप तो रूलिंग पार्टी है, आपको तो पूरी सरकार आपके साथ है। जिस तरह सरकार आज आपको बचा रही है, उसी तरह आपके कंप्लेन पर केस भी बुक हो जाता है अगर कोई कर रहा है तो। और अगर कोई ये इस तरह की हरकत करता है तो आप आईपीसी है ना, आप तो लॉयर है, स्पोक्स पर्सन, वो आप खुद जाकर कंप्लेन कर सकती थी ईमेल के जरिए, और आपके एक उंगली के इशारे पे तो पूरी पुलिस, पूरी सब चीज दौड़ के आती थी आपके पास।
आपने कहा कि उनको वो केस करना चाहिए था, उनको शिकायत करना चाहिए था और फौरन कार्रवाई हो जाती, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने लगातार इस तरह की बात सुनी और इसलिए वो रोष में आकर, ये उनके शब्द हैं, उन्होंने ऐसा किया। बहरहाल अब जो भारत ने कार्रवाई की है, भारत सरकार ने जो कार्रवाई की है, इस पर प्रतिक्रियाएं तमाम खाड़ी देशों से आ रही हैं और ये विपक्ष की तरफ से, आपने भी कहा कि गल्फ कंट्रीज की वजह से ये हो रहा है, तो खाड़ी देशों के दबाव की बात जो हो रही है, किस तरह का दबाव है, आपको क्या लगता है, क्यों दबाव में है भारत तब इसे लेकर? नहीं, ये आपको मैं आपको और आपके देखने वालों को याद दिलाना चाह रहा हूं कि दिसंबर 2019 में देश प्रधानमंत्री ने 2020 जब CAA का प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, आपकी रिसर्च टीम को बोलिए, उन्होंने कहा कि मुस्लिम कंट्रीज मुझे बहुत चाहते हैं, तो भारत का मुसलमान मुझसे क्यों डरेगा? भारत मुसलमानों से कोई फिक्र नहीं है, उनको फिक्र है उनकी इमेज की, उनको फिक्र है। मगर हम देश के प्रधानमंत्री को नगमा के प्रोग्राम से बोलना चाह रहे हैं कि अगर इन गल्फ कंट्रीज में हेट क्राइम शुरू हो जाएगा भारत के लोगों के खिलाफ, अगर कल इजिप्ट में सुएज कनाल से कहेंगे कि यहां से आप भारत का सामान नहीं लेकर जा सकते, तो कौन जिम्मेदार होगा? भाई हमारे टॉप 10 NRI डेस्टिनेशंस में से 6 तो गल्फ के है ना, और मैडम 55% रेमिटेंस वहां से आता। अगर वहां के लोग जो हेट क्राइम यहां पर हो रहा है, कल खुदा ना खास्ता वहां पर इंडियंस के खिलाफ शुरू हो जाएगा, तो भारत के प्रधानमंत्री उनकी सिक्योरिटी गारंटी करेंगे क्या? और क्या ये जो कुछ इंडिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है, कि देश नहीं देख रहा है? हमारा मुल्क कोई नॉर्थ कोरिया या चाइना का जिनजियांग का एरिया तो नहीं है कि चंद दिन के बाद लोगों की तबाही और बर्बादी और ये तमाम बातें मालूम होंगी। तो देश के प्रधानमंत्री को कानून को अमल करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री से बाहर जाकर भारत की डाइवर्सिटी, भारत की खूबसूरती का बयान ना करें, बल्कि देश में करके दिखाएं। मेरा एक ही सवाल है, 10 दिन क्यों लगे सरकार को होश में आने के लिए? 10 दिन क्यों लगे? 10 दिन क्यों लगे कार्रवाई करने के लिए? और बाहर से दबाव आया तब क्या सरकार ने कार्रवाई की? ये सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ बाहर जाकर भारत की डाइवर्सिटी की बात करना सही नहीं है। यहां हिंदुस्तान में इस डाइवर्सिटी को, इस विविधता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओवैसी साहब अपने विचारों के लिए। इस वक्त देश की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि रामपुर से आसिम रजा को। हालांकि यहां पहले आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा के उतरने की चर्चा थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान ने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में तंजीन फातिमा नहीं, आसिम राजा उम्मीदवार होंगे। ये ऐलान खुद सपा दफ्तर में आकर आजम खान ने किया। हमारे बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आसिम राजा। ये चुनाव हम आसिम राजा साहब को लड़ाना चाहते हैं और आपसे अपनी तकलीफों का हिसाब लेना चाहते हैं। हैरानी इसलिए हुई कि सोमवार सुबह से इस सीट के लिए तंजीन फातिमा का नाम चल रहा था। इसी तरह अखिलेश यादव की खाली सीट पर धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार हो रहे हैं, ना कि डिंपल यादव जैसी चर्चा थी।
नामांकन के आखिरी दिन आजम खान और अखिलेश यादव ने अपनी पत्नियों को चुनाव न लड़ाने का फैसला किया है। रामपुर के आवाम का आजम खान साहब से बड़ा करीबी और जज्बाती रिश्ता है। आजम खान साहब के हर पैगाम पे, हर तहरीक पे लोगों ने लब्बैक कहा है, लोगों ने आपके साथ चले हैं, भरपूर साथ दिया है और ये इलेक्शन भी हम सबके लिए बहुत अहम है, आजम खान साहब के लिए बहुत अहम है। जिस तरह साबिक में पहले रामपुर के लोग आजम खान साहब के पैगाम को उनकी आवाज में आवाज मिलाकर चलते रहे हैं, इंशाअल्लाह लोकसभा के इस इलेक्शन में भी लोगों के जज्बात इसी तरह रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा, कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है। इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पे समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे और ये लोग जो झूठ की बुनियाद पर राजनीति कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि बेरोजगारी के नाम पे उठाइए, महंगाई के नाम पे देखिए, गरीबों की आमदनी दूनी करने के नाम पे देखिए, राशन के नाम पे कैसा सौतेला व्यवहार हुआ, महंगाई कब बढ़ाई जाती है कब घटाई जाती है, जनता बेहतर तरीके से जानती है। आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा देश की राजनीतिक दिशा को बदला है और इस चुनाव में भी मैं समझता हूं फिरका परस्त ताकतों को खाड़ फेंकने का काम आजमगढ़ के लोग करेंगे। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ से होगा। सपा से लड़ाई कोई है नहीं, इस बार लड़ाई जो है वो बसपा से है। पिछली बार की सर वही दूसरी तरफ देखे तो जो है 2022 विधानसभा में सपा ने यहाँ 10 विधानसभा सीटें जीत ली, तो कितना चुनौतीपूर्ण ये देख रहे हैं, ये भी तो देखने की बात है। आप ये भी देखिए कि उन 10 विधानसभा में दूसरे नंबर पे हमारी पार्टी रही जी, और अब जो है आप अगर देखेंगे पिछले उनके महागठबंधन के समय में जो मैंने लोगों का आशीर्वाद प्यार पाया था जी, वो बहुत ही ज्यादा था और अब जब उनका गठबंधन टूट चुका है तो ऐसे में जितने लोगों ने मुझे आशीर्वाद प्यार दिया था वही मेरे आशीर्वाद प्यार मिल जाएंगे, मैं आराम से जीत जाऊंगा। रामपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व एमएलसी घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया है। आजमगढ़ और रामपुर सीट पर 22 जून को वोट डाले जाएंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि कैसे रामपुर से चुनाव जिताते हैं आजम खान आसिम राजा को, और धर्मेंद्र यादव के लिए अखिलेश यादव पूरी कोशिश जी जान लगाएंगे, ये तय है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सिद्धू मूसेवाला मामले में पंजाब पुलिस ने कई संदिग्धों की अब तस्वीर जारी कर दी है। हमलावर महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से हैं। इस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। कुल 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन शूटर पुलिस की पकड़ से बाहर है। पंजाब पुलिस इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई के रिश्तेदार सचिन बिश्नोई को भी मास्टरमाइंड मान रही है और उसकी तलाश चल रही है। पुलिस अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें सोमवार को केकड़ा नाम के एक शख्स को पकड़ा गया, जिसका हमलावरों को गाड़ियां मुहैया करवाने में हाथ है। कोरोना एक बार फिर से शहर की शांति भंग करता लग रहा है। मुंबई में बीते 6 दिनों में 90% मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र में 6 दिनों में मामलों में 38% का उछाल आया है। शहर अब अलर्ट मोड पे है। कोविड बेड्स तैयार हैं। ड्रोन की निगरानी में सभी मशीन और उपकरण फिर से फिट किए जा रहे हैं। अब तक 26,000 कोविड मरीजों का इलाज हो चुका है। 2,500 से भी ज्यादा कोविड बेड मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर में लगे हैं और कोरोना से नई जंग के लिए एक बार फिर से सभी तैनात और तैयार हो रहे हैं।